हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग सिस्टम देखते हैं या फिर दूसरे सिस्टम जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के करीब तो है लेकिन उनके अपने ट्रेंड्स हो सकते हैं, मसलन जब आप पामिस्ट्री देखते हैं या फिर हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो वो भी एस्ट्रोलॉजी के साथ दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स के जरिए जोड़े गए हैं। और असल में बृहत पराशर शास्त्र भी हाथ की लकीरों के बारे में बात करता है, यहाँ तक कि शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के साइज के बारे में भी, और आपकी जो त्वचा है उसका ताल्लुक भी हमारी जिंदगी के अलग अलग मैनिफेस्टेशन से जोड़ा जा सकता है। तो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ एनालिसिस ने हमें हमारी जिंदगी के अलग अलग मैनिफेस्टेशन दिए हैं इस सिस्टम के जरिए, अलग अलग मैकेनिज्म के जरिए। अब एक ऐसा ही सिस्टम है चक्रों को देखने का, या हमारे बॉडी में मौजूद अलग अलग चक्रों का, या एनर्जी पॉइंट्स का, या एनर्जी फ्लो पॉइंट्स का, या एनर्जी चैनल्स का, जिन्हें हम ऐसे भी बुला सकते हैं। अब अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग कल्चर्स में लोग एनर्जी के लिए अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिजली या फिर ची या जो भी। हालांकि ये सब इस बात से जुड़ा है कि कैसे एनर्जी हमारे बदन से होती हुई अलग अलग चैनल्स से गुजरती है और कैसे प्राण या जीवन धारा हमारे शरीर में बहती है एक सिस्टम के जरिए, इस सिस्टम के जरिए और सिस्टम्स के एक दर्जे के जरिए। ये एक संतुलन बनाता है और ये हमारी जिंदगी में अलग अलग नतीजे दिखाता है। और चक्र एनर्जी के चैनल्स के अहम हिस्सा है, या जीवन धारा का, या ची का, या शरीर में बिजली के बहाव का। और उस संतुलन के जरिए, उस बहाव के जरिए हमारा बदन काम करता है, बदन के मैकेनिज्म काम करते हैं, और ये काम करता है अलग अलग पायदानों पर। पायदान सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चक्र होते हैं, या एनर्जी सिस्टम्स, या एनर्जी के केंद्र जहां से जिंदगी बदन के अलग अलग हिस्सों में बहती है, या वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ शरीर से परे भी है। ये मैनिफेस्टेशन फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी, और सीधा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल से भी जुड़ा है, या एस्ट्रोलॉजिकल आउटपुट से भी, क्योंकि अलग अलग चक्रों को अलग अलग ग्रहों से भी जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर मूलाधार चक्र को मंगल से जोड़ा गया है, जो बॉडी का पहला चक्र है, जबकि जो चक्र बिल्कुल ऊपर है, जो क्राउन चक्र है, उसे बृहस्पति से भी जोड़ा गया है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में, और असल में हमारे वेदों में भी। तो ये चक्र क्या है और एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से इनका मतलब क्या है? मैं आपके सामने आपकी जिंदगी से जुड़े अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस के एलिमेंट्स लाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर मैंने वीडियो बनाए हैं जहां मैंने पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप जानते हैं पामिस्ट्री में भी माउंट्स होते हैं, सूर्य माउंट, बुध माउंट, हम शुक्र माउंट, चंद्र माउंट इत्यादि भी होते हैं, और अलग अलग लकीरें भी होती हैं जो फिर ग्रहों की अलग अलग प्लेसमेंट से और ग्रहों की एनर्जी से जुड़ी होती है। और यही बात न्यूमरोलॉजी के साथ भी है। न्यूमरोलॉजी भी अलग अलग ग्रहों से जुड़ी है, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस से, अलग अलग एनर्जी से जुड़ी है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने पर भी वीडियो बनाए हैं, एस्ट्रोलॉजी को पामिस्ट्री से जुड़ने पर, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी को भी आपस में जुड़ने पर, और आगे भी। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश रही है कि सारे सिस्टम्स को सुलझाया जाए, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन आपके नाम में या आपकी बर्थ डेट कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट से कुंडली में मेल नहीं खाती, तो एनर्जी के फ्लो में फर्क आ सकता है, और वो आपकी जिंदगी में अलग तरह से दिख सकता है। तो न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के साथ, पामिस्ट्री के साथ, और हमारे बदन में चक्रों के साथ भी हाथ से हाथ का रिश्ता है। अब चक्रों को तांत्रिक स्तर पर अलग अलग क्रियाओं से जोड़ा जा सकता है जो की जाती हैं, और वो क्रियाएं भी अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करती हैं और मदद करती हैं उन एनर्जी को ज्यादा शारीरिक स्तर पर और फिजियोलॉजिकल स्तर पर या फिर स्पिरिचुअल स्तर पर मैनिफेस्ट करने में। ये अलग अलग योगासनों में भी इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर कुंडलिनी योग भी एक ऐसा विषय है जहां चक्र बेहद
बेहद अहम है, बेहद नाजुक है और तरह तरह की क्रियाएं या एक्शंस की जाती है ताकि उन एनर्जी को तरह तरह की मुद्राओं के जरिए, तरह तरह के योगों के जरिए, तरह तरह के मंत्रों के जरिए, तरह तरह के जापों के जरिए, तरह तरह के यज्ञों पूजाओं के जरिए मैनिफेस्ट किया जा सके। तो दुनिया भर में अलग अलग प्रैक्टिसेस ये सब जिंदगी के एक ही पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि एक ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा खुशहाल, ज्यादा स्पिरिचुअल और एक ज्यादा मतलब वाली जिंदगी जी सके। और उद्देश्य वाली जिंदगी किसी न किसी तरह आपस में जुड़ जाती है। अब चक्र एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़े हैं? तो मिसाल के तौर पर अलग अलग चक्र है। मिसाल के तौर पर पहला चक्र जो रीढ़ के आधार पर होता है और जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है और जिसे मंगल से भी जोड़ा गया है। और चूंकि मूल का मतलब भी जड़ या जड़ों से होता है और आपके पास एक मूल नक्षत्र भी है जिसे जड़ों से दिखाया जाता है, तो रूट चक्र या मूलाधार चक्र रीढ़ के निचले हिस्से में होता है, बिल्कुल रीढ़ के अंत में, और इसलिए इसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं। और यूं आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों से जुड़ जाती है और नक्षत्रों के जरिए हम जुड़ जाते हैं, ये चक्रों से भी जुड़ जाता है। मूलाधार चक्र या इलाका रीढ़ के बिल्कुल मूल में या उसके थोड़ा सा ऊपर या गुदा के ऊपर भी माना जा सकता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र या सैक्र चक्र कहलाता है, जो नाभि के ठीक नीचे होता है या थोड़ा पीछे या थोड़ा ऊपर और जननांगों के पीछे होता है। तो जहां मूलाधार चक्र पृथ्वी की ऊर्जाओं से जुड़ता है, वहीं स्वादिष्ठान की ऊर्जाएं जल की ऊर्जाओं से जुड़ती है। तो जबकि स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे और जननांगों के पीछे होता है, मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र बिल्कुल नाभि पर होता है और ये अग्नि ऊर्जा से जुड़ता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र या हॉट चक्र कहलाता है और ये बिल्कुल सीने के बीच में होता है और इसलिए ये वायु ऊर्जा से जुड़ता है। पांचवा चक्र गले का चक्र या विशुद्ध चक्र कहलाता है और ये गले के हिस्से में या गर्दन के बिल्कुल बीच में होता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, और ये भौहों के बीच या माथे के बिल्कुल बीच में होता है। और आखिरी चक्र सिर के ऊपर वाला सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र कहलाता है और सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। और ये हुए 7 चक्र। अब कुछ सिस्टम्स में 5 चक्र भी बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म में 5 चक्र बताए गए हैं, जबकि ऋग्वेद या वेदों में 7 चक्र बताए गए हैं और अलग अलग ऊर्जाओं को उनसे जोड़ा गया है। तो कभी कभी एनर्जी को अलग ढंग से जोड़ा गया है। हालांकि चक्रों का जिक्र जरूर किया गया है और चक्रों को अलग अलग सिंबल्स के जरिए भी दिखाया गया है और अलग अलग ग्रहों के जरिए भी, और यूं एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स और चक्रों का या तंत्र या यौगिक ऊर्जाओं का रिश्ता भी बनता है। अब मूलाधार ऊर्जाएं, क्योंकि वो जड़ है, वो बुनियाद के बारे में भी है। जो नीचे होता है वही हमें बुनियाद देता है। तो रीढ़ की बुनियाद रीढ़ दिखाती है कि हम कैसे चलते हैं, बात करते हैं और अपने काम करते हैं। क्योंकि अगर रीढ़ में चोट लगती है तो हम जानते हैं सबसे पहले जो होता है वो है इधर उधर हिलने डुलने की शक्ति खोना। हम काबिलियत खो देते हैं। कभी अगर कमर टूट जाए तो हम पैरों की ताकत खो देते हैं। बहुत सारे लोग व्हीलचेयर तक सीमित हो जाते हैं अगर ऐसा हो जाए, कभी हाथों की भी, और कई बार अगर और भी ज्यादा गंभीर नुकसान हो तो इंसान बात भी नहीं कर पाता और बहुत कुछ भी नहीं कर पाता। असल में कभी कभी लोग रीढ़ की ऊर्जाओं से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बस अपनी आंखें ही हिला सकते हैं या थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र या रूट चक्र ही हमें बुनियाद देता है और हमें सुरक्षा का एहसास भी देता है, जमीन से जुड़े होने का एहसास। लेकिन ये मटीरियलिज्म में भी पहुंच जाता है। तो कई बार जो भी गलत कदम हम उठाते हैं या उन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं या उन्हें अलग ढंग से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को दूसरी दिशा दे देता है। कई बार हम सुरक्षा को मटीरियलिस्टिक उपलब्धियों से जोड़ते हैं और जो हमने बचाया है, जो हमने एसेट्स के तौर पर हासिल किया है, और ये मूलाधार ऊर्जाओं को असर करता है। अगर हम अपनी ऊर्जाओं को मटीरियलिज्म में जमींदोज कर देते हैं और सिर्फ वही हमें सुरक्षा देता है,
तो कई बार जब हम उल्टे सिरे पर होते हैं या जब हमें पर्याप्त मटीरियलिस्टिक सफलता नहीं मिलती, तब हम जमीन से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। हम असुरक्षित महसूस करते हैं और इसका असर हमारी सुरक्षा के एहसास पर पड़ता है। इसका असर हमारी बुनियाद के एहसास पर पड़ता है, हमारे अस्तित्व के मायने पर भी। और तो और आप उन ऊर्जाओं को कैसे दिखाते हैं, किस दिशा में उन्हें बहाते हैं, वो भी चक्रों पर असर करेगा। और चक्रों को हम कैसे सोचते हैं, हमारा रवैया, हम किधर जाते हैं, हम उन ऊर्जाओं को किधर केंद्रित करते हैं, उससे होने वाला कोई भी नुकसान न सिर्फ शरीर के उस हिस्से को शारीरिक तौर पर असर करेगा, बल्कि मानसिक गुणों और फिजियोलॉजिकल गुणों या यहाँ तक कि स्पिरिचुअल गुणों को भी असर करेगा। मिसाल के तौर पर, मूलाधार चक्र में कोई चुनौती या उसे अच्छे से इस्तेमाल न कर पाना या उसे समझदारी से न दिखा पाना हमारी जिंदगी में डर, असुरक्षा पैदा करता है और बहुत कुछ हासिल न कर पाने का एहसास कराता है, और असल में हमें उद्देश्य का कम एहसास कराता है, इज्जत का भी कम एहसास कराता है, और ये कि हम जीवित हैं ही व्यर्थ है। एक संतुलित मूलाधार ऊर्जा हमें सुरक्षा का एहसास देती है, अपनापन का एहसास देती है और हमें अच्छा महसूस कराती है, जबकि अति सक्रिय मूलाधार ऊर्जाएं हमें वासना, लालच, मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागना और मूलाधार चक्र का संतुलन बिगाड़ना भी दे सकती है। और इस तरह कई बार जब हम जिंदगी के मटीरियलिस्टिक लक्षणों के पीछे भागते हैं, तो स्पिरिचुअल स्तर पर जमीन से जुड़े होने का एहसास भी खत्म हो जाता है, और ये हमारी प्रेरणा को भी असर करता है, अस्तित्व के एहसास को भी असर करता है। और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम अलग अलग एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, अलग अलग चक्र ऊर्जाओं को कैसे दिखाते हैं, और हम उद्देश्य की भावना कैसे रखते हैं, न सिर्फ पूरी जिंदगी में, बल्कि इस बात का भी कि हम खास चक्र ऊर्जाओं को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो ऊर्जाएं जननांगों के पीछे या नाभि के नीचे होती हैं, वो रचनात्मकता और यौन अंतरंगता के कृत्य की इच्छा और उसमें पड़ने से जुड़ी होती है। और इसलिए, क्योंकि ये सीधा जिंदगी से जुड़ी है, खुद प्रजनन से, ये भी एक बुनियादी और बहुत अहम ऊर्जा है। सारी ऊर्जाएं अपने अपने ढंग से बहुत बहुत अहम है, लेकिन ये ऊर्जा बहुत बहुत अहम है। स्वाधिष्ठान ऊर्जा, सैक्र ऊर्जा, क्योंकि ये जिंदगी का, धरती पर जीवन की निरंतरता का एक एहसास भी दिलाती है, और इसलिए ये किसी तरह नीचे के दर्जे की रचनात्मकता से भी जुड़ी है, लेकिन उच्च दर्जे से भी, क्योंकि प्रजनन की भावना को सिर्फ कामुक नहीं देखा जाता, बल्कि दरअसल इसे स्पिरिचुअल स्तर पर भी बहुत बहुत अहम देखा जाता है, क्योंकि वो जिंदगी को ही दिखाती है। हमारे कल्चर में, खास तौर पर प्राचीन कल्चर में, सेक्स को कोई वर्जित विषय नहीं समझा जाता था। ये उतना वर्जित नहीं था जितना आज समझा जाता है, क्योंकि यौन कृत्य में असुरक्षा की भावना आती है और समाज के बहुत सारे दबाव हम पर आते हैं। हालांकि प्राचीन वैदिक दुनिया में इस पर खुलकर बातें होती थी, चर्चा होती थी, और लोगों को कई पार्टनर रखने या अलग अलग तरीकों से प्रयोग करने में भी कोई ऐतराज नहीं था। याद रहे, कामसूत्र वैदिक काल का ही समय है, आज का नहीं। और सारी यौन रचनात्मकता, अंतरंगता के यौन कृत्य की सारी रचनात्मकता काफी हद तक कामसूत्र की ही रचनात्मक ऊर्जा को मानी जा सकती है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि स्वाधिष्ठान ऊर्जाओं में असंतुलन यौन कृत्य में भी असुरक्षा का एहसास पैदा करेगा। ये आपको कामेच्छा कम कर सकता है, ये आपको यौन कृत्य में पड़ने का डर भी दे सकता है। बहुत सारे लोग, खास तौर पर औरतें, यौन कृत्य का डर महसूस कर सकती हैं, और असल में यौन कृत्य के दौरान और भी ज्यादा दर्द महसूस कर सकती है, और वो शायद अपनी कामुक इच्छाओं या अंतरंगता का पूरा लुत्फ नहीं उठा पाती। पहली बात तो डर की भावना, कोई फिजियोलॉजिकल सेंस, साइकोलॉजिकल सेंस जो हम रखते हैं, वो भी अलग अलग चक्रों और चक्रों में ऊर्जा के बहाव को असर करती है। और इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा खुलकर सोचें, हम ज्यादा सांस लें, हम ज्यादा प्राणायाम या ऊर्जा, जीवन ऊर्जा अपने बदन में लें, और हमारे अस्तित्व से सारे डरों को जड़ से खत्म करने के लिए ज्यादा आजादी से सोचें। मैं जानता हूं कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन उस दिशा में एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ये एक अहम ऊर्जा है, क्योंकि ये न सिर्फ रचनात्मकता से जुड़ी है,
बल्कि ये हमें एक रिश्ते में उद्देश्य का एहसास भी देती है। ये दो लोगों को आपस में और करीब लाती है और बंधन और मजबूत होता है। इसलिए प्रजनन का कृत्य भी बहुत बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि यही सृष्टि ने हमें दी है, सृजन ने हमें दिया है, न कि शर्म महसूस करने के लिए, न कि इसे और ज्यादा वर्जित विषय बनाने के लिए। तो ये जरूरी है कि हम उस ऊर्जा को संभाल कर रखें, हम उस ऊर्जा में और रचनात्मक बने, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हम अपनी झिझक को कम से कम एक पार्टनर के साथ साझा करें और हम नैतिकता और रीति रिवाजों का सारा बोझ तब उतार दें जब हम किसी पार्टनर के साथ हों और उस कृत्य में बेधड़क लिप्त हों और पूरा आनंद उठाएं और उन ऊर्जाओं को बहुत बहुत मजबूती से दिखाएं। काफी हद तक हमारी भावनात्मक विशेषताएं, कदर के एहसास की सोच भी इस बात से आती है कि हमारे पार्टनर द्वारा हमें कितना चाहा जाता है। अगर पार्टनर हमसे नाराज होता है या हमें पीछे धकेलता है तो हमें अहंकार कम होने का, कम कदर किए जाने का या कम चाहे जाने का एहसास होता है और ये हमें भावनात्मक रूप से भी असर करता है। और इसलिए जो जोड़े भावनात्मक स्तर पर चुनौतियों से गुजर रहे हो, एक काम जो उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए वो है शारीरिक अंतरंगता, क्योंकि ये बंधन को मजबूत रखती है और कम से कम कभी कभी वो आखिरी धागा हो सकता है कि अगर तोड़ दिया तो बाकी सारे धागे भी टूट सकते हैं या छूट सकते हैं। तो ये अहम है कि आप स्वाधिष्ठान ऊर्जाओं या सैक्र चक्र ऊर्जाओं को और रचनात्मक और जुनून के साथ दिखाने में कामयाब हों, क्योंकि वो आपके जुनून को आपकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी पैदा करती है। ये सुडस्व से जुड़ी है। इस तरह की ऊर्जा को संरक्षित रखा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत अहम चक्र ऊर्जा प्रवाहों में से एक है। अब मणिपुर ऊर्जाएं या सोलर प्लेक्सस ऊर्जाएं, जिन्हें नाभि क्षेत्र या छाती के नीचे वाले क्षेत्र से दिखाया जाता है, वो आत्मसम्मान और गर्व और पहचान के उद्देश्य से जुड़ी है। ये विश्वास की भावना, इच्छा शक्ति, उद्देश्य की भावना और काम करने की जरूरत, चीजों को दिखाने की जरूरत और हमारी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने की जरूरत से जुड़ी है। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारे ड्राइव का और कुछ हासिल करने की चाह का एहसास है। बहुत सारे लोग मणिपुर ऊर्जाओं या सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं को बिगाड़ देते हैं जब उनमें ड्राइव का एहसास नहीं होता या वो कम प्रेरणा महसूस करते हैं। तो कभी कभी चक्र ऊर्जाएं कम होती हैं, खुद चक्रों का एहसास या चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह कम होता है, जिसकी वजह से जिंदगी के गुणों वाले क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कभी कभी ये उल्टा होता है। कभी कभी जिंदगी में किसी सूरत हाल का सामना करने के कारण हम ऊर्जाओं को गिरने देते हैं, हम प्रेरणा को गिरने देते हैं, हम उद्देश्य की भावना को भी गिरने देते हैं और निजी ड्राइव को गिरने देते हैं, इच्छा शक्ति, प्रेरणा को गिरने देते हैं, और जिसकी वजह से हम चक्रों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसलिए स्पिरिचुअल स्तर पर भी हम में उद्देश्य का कम एहसास होता है, हम में ड्राइव का कम एहसास होता है और अस्तित्व का एहसास भी कम होता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मणिपुर ऊर्जा को ऊंचा रखें ताकि इच्छा शक्ति और प्रेरणा का एहसास बहुत बहुत ऊंचा रहे, उद्देश्य की भावना ऊंची रहे, ड्राइव की भावना ऊंची रहे। तभी आप जिंदगी में चीजें हासिल कर सकते हैं। ड्राइव की भावना के बिना, उद्देश्य की भावना के बिना, जाने, करने, उत्कृष्टता हासिल करने और चीजें पाने की ऊर्जा के बिना ड्राइव और उद्देश्य की भावना भी बहुत बहुत कम हो सकती है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उस ऊर्जा को बहुत बहुत ऊंचा रखें। अब चूंकि मूलाधार ऊर्जाएं मंगल से जोड़ी गई है, ये जरूरी है कि हम ये भी देखें कि अगर हमें जिंदगी में सुरक्षा का कम एहसास हो रहा है, जमीन से जुड़ाव का एहसास कम है, तो हम ये भी देखें कि कुंडली में मंगल कैसे रखा है और हम मंगल की ऊर्जा को कैसे दिखा रहे हैं, अस्तित्व की ही ऊर्जा को। और अगर हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट में मंगल प्रभावित है तो अपने आप हमारा मूलाधार चक्र या जड़ की ऊर्जाएं भी प्रभावित हो सकती है, पर्याप्त सक्रिय महसूस न कर पाए, ऊर्जा का प्रवाह पर्याप्त सक्रिय न हो पाए और हम सुरक्षा और जमीन से जुड़ाव का एहसास न कर पाए। और इसलिए ये जरूरी है कि हम मंगल की प्लेसमेंट देखें, मंगल की ताकत देखें, हमारी कुंडली में मंगल की गरिमा देखें, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे की ताकत को बढ़ाता है।
अगर हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट में मंगल कमजोर है तो हम कम जमीन से जुड़ा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। और तो फिर ये जरूरी है कि हम जमीन से ज्यादा जुड़े होने और सुरक्षा की भावना पैदा करें। एक सीधी सी बात से ये दोबारा पुष्टि करें कि अगर मैं इस दुनिया में हूं तो किसी वजह से हूं, और ये जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढूं और मैं उस ऊर्जा को दिशा दूं, और फिर मुझे सुरक्षा का एहसास होगा। तो अपने आप मंगल भी मजबूत होता है। मंगल तरह तरह के कारकों से मजबूत होता है, जिनमें वो ऊर्जा पैदा करना, सुबह जल्दी बिस्तर से उछलकर बाहर निकलना और काम पर जाने की इच्छा रखना, उद्देश्य की भावना पाना, रोज बरोज करने को कुछ पाना शामिल है। असल में रात को सोने से एक दिन पहले उद्देश्य की भावना पाना बहुत अहम है। बहुत सारे कामयाब लोग, बहुत सारे बड़े उपलब्धि वाले सालों तक उद्देश्य की भावना रखते हैं और हर दिन और हर रात अपनी जिंदगी के हर पल उद्देश्य की भावना उनकी जिंदगी में ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। और इसलिए मजबूत मूलाधार ऊर्जाओं को रखने के लिए ये जरूरी है कि आप उसे भी दिखाएं। दूसरी तरफ स्वाधिष्ठान या सैक्र चक्र ऊर्जाएं शुक्र से मजबूती से जुड़ी हैं क्योंकि वो यौन अंतरंगता के कृत्य से जुड़ी है। तो कभी कभी अगर कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं है, शुक्र अच्छी तरह से नहीं रखा गया, शुक्र अच्छी गरिमा में नहीं है, या वो अस्त हो गया है या नीच का है, तब भी आप पाएंगे कि न सिर्फ आपकी जिंदगी में यौन अंतरंगता शायद गायब है, यौन कृत्य से जुड़ने का एहसास, पार्टनर्स के अंतर अंतरंगता और जुनून गायब हो सकता है। दूसरी तरफ न सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट की वजह से, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इमोशनल चैलेंजेस पैदा करके और उसकी वजह से हमारी और हमारे पार्टनर के बीच की अंतरंगता भी प्रभावित होती है और उसकी वजह से शुक्र की गरिमा भी बिगड़ती है। शुक्र मजबूती से रखे जाने के बजाय हमें अंतरंग होने का मौका देते हुए अगर हमारी जिंदगी में ही ऐसा हो तो फिर हम ग्रहों की ऊर्जा को कम कर देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट के ऊपर और परे हमें भीतर की इच्छा शक्ति दी गई है कि हम अपने ग्रहों की ताकत बढ़ा या घटा सकते हैं, अपने ग्रहों की डिग्री बढ़ा या घटा सकते हैं। और इसलिए सैक्र ऊर्जाओं को बढ़ाने और उन्हें अच्छे से दिखाने के लिए आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शुक्र की ऊर्जाओं को भी देखना होगा और एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जाना पहचाना तरीका भी अपनाना होगा अपने शुक्र को मजबूत दिखाने के लिए, अंतरंगता को मजबूत दिखाने के लिए और रिश्तों को मजबूत दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप रिश्ते पर काम करते हैं, आप में संतुलन की भावना होती है और आप अपने रिश्तों में सच्चे होते हैं, आप प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपका शुक्र भी बेहतर होता है और आपकी शुक्र की ऊर्जाएं भी बेहतर होती है, तो आपकी सैक्र ऊर्जाएं भी बेहतर होती है और इस तरह खुद स्वाधिष्ठान ऊर्जाएं बेहतर होती है। अब सोलर प्लेक्सस या मणिपुर ऊर्जाएं सूर्य से जुड़ी है और चूंकि सूर्य आत्मसम्मान की भावना से जुड़ा है, इसलिए ये चक्र भी बहुत अहम हो जाता है। सूर्य हमारी आत्मा को भी दिखाता है और इसलिए स्पिरिचुअल ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन, आत्मा की ऊर्जा, मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़ जाता है। नाम ही सोलर प्लेक्सस सूर्य की तरफ इशारा करता है और सूर्य की ऊर्जाओं हमारी जिंदगी में प्रतिष्ठा की भावना और गर्व और आत्मसम्मान की भावना से जुड़ता है। अगर सूर्य एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स में चार्ट्स में मजबूती से रखा गया है तो ये सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, मणिपुर ऊर्जाओं को भी। हालांकि अगर सूर्य एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अच्छी तरह नहीं रखा गया है और उसी समय हम में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और गरिमा की भावना भी नहीं है, हम भी बहुत हल्के हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जवाबदेह महसूस नहीं करते, तो हम अपनी जिंदगी में सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं को बिगाड़ देते हैं। जिंदगी में ऊर्जा के बहाव को अपने स्वभाव के बल पर, चाहे आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट हो, भीतर की इच्छा शक्ति की भावना आपको दी गई है, आत्मा को पर्याप्त गरिमा दी गई है। तो अगर आप में बहुत सारी गरिमा है, आप महसूस करते हैं कि अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मेरी आत्मा का कोई उद्देश्य है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो शायद जिंदगी में आम लगता हो सकता है मैं दुनिया के स्तर पर कुछ बहुत अहम न कर रहा हूं। हालांकि अगर मैं पैदा हुआ हूं तो समाज में मेरे लिए एक जगह है,
एक वजह है कि मैं इस पहेली के एक टुकड़े का हिस्सा हूँ, और पहेली का एक टुकड़ा भी अगर गायब है तो वो पहेली पूरी नहीं होती, राशि चक्र की रचनात्मकता के अर्थ को पूरा नहीं करती। तो आप एक बहुत कम अहम टुकड़ा हो सकते हैं, लेकिन इतने अहम हैं कि बड़ी तस्वीर को पूरा कर सकें। तो आत्मसम्मान की भावना रखें, गरिमा की भावना रखें, अपने सारे कार्यों के लिए गर्व और जिम्मेदारी और जवाबदेही रखें। अगर आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, आप में गरिमा और आत्म प्रतिष्ठा की भावना होती है, जो आप जीते हैं और अनैतिकता के आगे नहीं झुकते, सिर्फ मटीरियलिस्टिक लाभ के लिए शॉर्टकट नहीं लेते, तो आप अपनी जिंदगी में सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं को सुधारते हैं। चक्र भी मजबूती से दिखता है और उन ऊर्जाओं के कारण आप और ज्यादा गर्व महसूस कर पाएंगे, और ज्यादा गरिमा और ज्यादा आत्मसम्मान, और आप और ज्यादा ऊर्जावान भी महसूस करते हैं। अगर आप उन सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं का दुरुपयोग करते हैं तो आप में सत्ता की चाहत पैदा होती है और आप सत्ता के भूखे हो जाते हैं। आप बहुत अहंकारी हो जाते हैं। तो सत्ता या अधिकार के पीछे भागने की चाहत पर काबू रखें और ज्यादा जिम्मेदारी मांगे या लें और उसके जरिए आत्मसम्मान दिखाएं, बजाय इसके की चालाकी करने की कोशिश करें और जिंदगी में और नफूज हासिल करने की कोशिश करें। तो अपनी सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं, मणिपुर ऊर्जाओं को मत बिगाड़ें। आत्मा का अस्तित्व इसी पर टिका है। अगर आप वो बिगाड़ते हैं तो आपकी जिंदगी का सिर्फ अस्तित्व ही बेमतलब हो जाता है और अहंकार के पीछे भागना, गर्व के पीछे भागना बन जाता है। और स्पिरिचुअल स्तर पर ये सबसे नीचे के निचले दर्जों में से है, जहां आप अपनी आत्मा को जाने दे सकते हैं। तो अपनी सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं को सुधारें, अपनी जिंदगी को गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ और बहुत सारी जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ जीकर, और उसके जरिए आप सोलर प्लेक्सस ऊर्जाओं या मणिपुर ऊर्जाओं को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। फिर अनाहत या हृदय ऊर्जाएं या हॉट चक्र, अनाहत चक्र जो सीने के बीच में होता है और इसलिए ये सीधा चंद्रमा से जुड़ता है और ये भावनाओं के तरीके से दिखता है और दूसरों की मदद करने, दूसरों की सेवा करने के एक सार्थक जीवन के उद्देश्य से। ये हमारी मानसिक तंदुरुस्ती, हमारी भावनात्मक तंदुरुस्ती और हमारे आत्म प्रेम के जरिए भी अभिव्यक्त होता है। हम दूसरों से कैसे प्यार करते हैं, बल्कि अपने आप से भी प्यार कैसे करते हैं, और उसके जरिए हम अपना ख्याल भी रखते हैं। हम अपने भावनात्मक संतुलन का भी ख्याल रखते हैं और हम बिना सिर पैर की सोच या कम उम्मीद वाली सोच या अपनी मानसिक सोच में लिप्त नहीं होते, जो फिर हमारे मानसिक संतुलन को असर करती है और उसके जरिए हम अपने आत्म प्रेम को कम करते हैं, हम अपनी मानसिक तंदुरुस्ती कम करते हैं और उसके जरिए हॉट चक्र बिगाड़ते हैं। आप पाएंगे कि लोग आमतौर पर अगर उन्हें दिल से जुड़ी परेशानियां कम उम्र में दिखने लगे तो वो ऊर्जा भी कमजोर हो सकती है। वो चक्र या तो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स में चंद्रमा की गलत प्लेसमेंट या अनुचित प्लेसमेंट या गलत गरिमा की वजह से बिगड़ सकता है, या फिर आप अपनी जिंदगी को कैसे चला रहे हैं, अपनी भावनाओं को कैसे चला रहे हैं, अपने घर परिवार के जीवन से कैसे निपट रहे हैं, अपने पति या पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माँ से कैसे निपट रहे हैं और दूसरों का पोषण करने के बारे में कैसे जाते हैं। अगर आप बहुत स्वार्थी हो गए हैं और आप सिर्फ अपने पोषण को देखते हैं, अति आत्म प्रेम के साथ, और अपने लिए और दूसरों के लिए एक संतुलित प्यार नहीं रखते और रिश्ते में, तो आप अनाहत ऊर्जा को बिगाड़ते हैं, आप हॉट नेक्सस ऊर्जाओं को बिगाड़ते हैं। तो हमेशा बेहतर है कि आप चंद्रमा को अच्छे से पोषित रखें, भावनाओं को अच्छे से पोषित रखें, और आपके बीच आत्म प्रेम और दूसरों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, इसका संतुलन रहे। आप अपना कितना पोषण करते हैं बनाम दूसरों का भी पोषण करते हैं, और आप अपने जीवन की किसी भी चुनौती और किसी भी मुद्दे के बावजूद अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आप आत्म प्रेम या भावनात्मक संतुलन की भावना को जाने देते हैं तो आपको आत्म दया आती है, आप निराशा महसूस करते हैं, आप हताशा महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, या आप बेचैनी के दौर से गुजरते हैं या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, तो वो भावना अनाहत ऊर्जाओं की कम ऊर्जा का कारण बन सकती है, हृदय ऊर्जा को बिगाड़ सकती है। आप चंद्रमा के मैनिफेस्टेशन को बिगाड़ते हैं
और चंद्रमा उस मटेरियल पोजीशन से भी जुड़ा है जो आपको मिलता है चौथे भाव की ऊर्जाएं। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरेलू जीवन के पोषण वाले हिस्से को भी बिगाड़ सकते हैं, सबसे बड़ा पास्तराम भी, और उसके जरिए जो मटेरियल पोजीशन आपको मिलते हैं, जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, वो भी प्रभावित हो सकती है। तो जब तक आप भावनात्मक सीधेपन की भावना बनाए रखने में सक्षम हैं और अपने भावनात्मक संतुलन को अच्छी तरह बनाए रखने में सक्षम हैं और दूसरों का पोषण करने में सक्षम है, अपना ख्याल रखते हुए दूसरों का ख्याल रखने में सक्षम है और बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी छुपे मकसद के प्यार करने में सक्षम है, तो आप अनाहत ऊर्जाओं, हृदय ऊर्जाओं, चंद्रमा ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं। और इसका उल्टा, अगर आपका चंद्रमा मजबूत है लेकिन आप भावनात्मक संतुलन बनाए नहीं रख पाते, जब आप चंद्रमा को बिगाड़ रहे होते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव को रूल करता है वो भाव भी प्रभावित होगा। अगर चंद्रमा चौथे भाव को रूल करता है, मिसाल के तौर पर अगर आप तुला लग्न वाले हैं और कर्क राशि चौथे भाव को रूल करती है, चंद्रमा कर्क को रूल करता है और चंद्रमा कमजोर रखा गया है, तो फिर करियर भी प्रभावित होता है। तो अगर आप समग्र सफलता चाहते हैं, चाहे चंद्रमा जिस भी भाव को रूल करता हो, तो अनाहत या हृदय ऊर्जाओं या चक्र को मजबूती से दिखाएं और संतुलन की उस भावना को बनाए रखें, भावनात्मक तंदुरुस्ती बनाए रखें, दूसरों की भावनात्मक जरूरतों के साथ साथ अपनी भी खबर लें। फिर आता है विशुद्ध या कंठ ऊर्जाएं, जो सीधे गले के क्षेत्र या गर्दन के केंद्र से जुड़ी है और हमारी अभिव्यक्ति, हमारे संवाद कौशल, दूसरों से संवाद करने की हमारी क्षमता, अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के साथ प्रतिक्रिया करने और दूसरे लोगों की जरूरतों और उनकी चाहतों से जुड़ने की भावना और अपनी जरूरतों और चाहतों को व्यक्त करने में सक्षम होने और उसके जरिए कार्यों को दिखाने, तार्किक सोच बनाने से जुड़ी है। और अगर आप अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, तो लोग आपको बहुत निर्णायक, बहुत आलोचनात्मक, बहुत कटु और हमेशा उदास, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आक्रामक है या हमेशा गलत लहजा या बहुत आक्रामक लहजा रखता है, देख सकते हैं। आप क्यों उस दिशा में जाना चाहेंगे? तो ये जरूरी है कि आप कंठ चक्र ऊर्जा को संवाद की स्पष्ट भावना के जरिए पर्याप्त रूप से सक्रिय रखें। अपने संवाद कौशल पर काम करें, ज्यादा सुने, ज्यादा सुनने की कोशिश करें, ज्यादा समझने की कोशिश करें, ज्यादा कम बोलने की कोशिश करें। जब आप बोल रहे हो तो कम बोलें, अपनी बात को फिर से पुष्ट करें, ये जांचने के लिए पूछें कि क्या आपने उसे सही से दोहराया है। जब आप किसी और को सुन रहे हो, जब आप कुछ कहें तो स्वीकृति मांगे, मैं ये कह रहा हूँ। अपने संवाद में संतुलित होने की कोशिश करें, दूसरे व्यक्ति की जरूरत को भी देखें। तब आप न सिर्फ अपने संवाद कौशल पर असर डाल पाएंगे, बल्कि उसके जरिए विशुद्ध ऊर्जाओं और कंठ चक्र ऊर्जाओं पर भी असर डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आपको गलत समझा जाएगा, आपके संवाद कौशल प्रभावशाली नहीं होंगे, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता प्रभावशाली नहीं होगी और कई बार लोग आपको गंभीरता से भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी में आम तौर पर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहे और आपके अधिकतर संवाद किसी न किसी गलतफहमी या गलत धारणाओं पर खत्म होते हैं, तो कहीं न कहीं आपका बुध प्रभावित है या आपके संवाद की भावना प्रभावित है। बुध ऊर्जाओं, कन्या ऊर्जाओं और मिथुन ऊर्जाओं की गरिमा भी आपकी कुंडली में प्रभावित होती है। संवाद को अच्छी तरह से दिखाकर उन ऊर्जाओं का ख्याल रखें। अब आज्ञा ऊर्जाएं या तीसरी आंख की ऊर्जाएं या भौहों के बीच या माथे के केंद्र में स्थित ऊर्जाएं शनैश्चर की ऊर्जाओं से जुड़ी है। ये आपको और स्पष्टता भी देती है और स्पष्टता और व्यवहारिकता के साथ समझने की भावना भी देती है। ये आपकी कल्पना की भावना में भी मदद करती है और व्यवहारिक निर्णय लेने में आपके निर्णय में भी मदद करती है। शनैश्चर आपके विचारों के व्यवहारिक अनुप्रयोग, आपके दृष्टिकोण में अधिक गरिमापूर्ण होना, आपके दृष्टिकोण में अधिक अनुशासित होना, आपके दृष्टिकोण में अधिक संरचित और व्यवहारिक और तार्किक होने के बारे में है। तो अगर आप पाते हैं कि आप में जिंदगी में दिशा की भावना नहीं है, स्पष्टता नहीं है, आप अनुशासन नहीं रख पाते,
और आप संरचित नहीं है, जिंदगी में व्यवस्थित नहीं है, तो जिंदगी में ज्यादातर चीजें बहुत धीमी और अनियमित हो जाती है। तो शनैश्चर की ऊर्जाएं या आज्ञा चक्र की ऊर्जाएं, हो सकता है उनके प्रवाह में कोई रुकावट हो, एनर्जी फ्लो में, जीवन धारा के प्रवाह में, ची के प्रवाह में या बिजली के प्रवाह में। और वो या तो शनैश्चर के कुंडली में खराब प्लेसमेंट के कारण दिख सकता है, अच्छी गरिमा में न होना, शनैश्चर का अस्त होना, या शनैश्चर विष दोष में होना, या शनैश्चर राहु के साथ श्रापित दोष में होना। या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जबकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स खराब नहीं है, फिर भी आप अपनी मर्जी से अपने आप को गरिमा के साथ नहीं रखते। आप अपने आप को सिलसिले, संरचना, व्यवहारिकता, तार्किक निर्णयों की भावना के साथ नहीं रखते। आप या तो भावनात्मक पक्ष में आ जाते हैं, या अपने कामुक पक्ष में आ जाते हैं, या अति अहंकारी पक्ष में आ जाते हैं। कोई दूसरी ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है और शनैश्चर की ऊर्जाएं पिछड़ जाती है। क्योंकि शनैश्चर सीधा आपके कर्म से जुड़ा है, इसलिए आज्ञा ऊर्जाएं या तीसरी आंख चक्र ऊर्जाएं जिंदगी में बहुत बहुत अहम हैं, क्योंकि तब वो आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में मैनिफेस्टेशन बिगाड़ सकती है। स्थिरता की भावना आपके जीवन में नहीं हो सकती। कल्पना और रचनात्मकता की भावना आपके जीवन में दिशा में नहीं हो सकती। व्यवहारिकता की दिशा में, तार्किक तर्क की दिशा में, तार्किक दिमाग के साथ चीजों को समझ पाने की दिशा में, एक व्यवहारिक दिमाग के साथ, और प्रतिबद्धता की भावना और जिम्मेदारी की भावना के साथ। तो अगर आप अपनी जिंदगी को दिशा की भावना के साथ एक सार्थक तार्किक क्षेत्र में जीना चाहते हैं, न कि सिर्फ भावनाओं या गर्व की भावना पर आधारित, तो अपनी शनैश्चर ऊर्जाओं को सुधारें, आज्ञा ऊर्जाओं को सुधारें, तीसरी आंख चक्र ऊर्जाओं को अपने जीवन में सुधारें, या तो अपने मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट के जरिए, अपने कार्यों के जरिए, और अपने जीवन को जीने के तरीके में अनुशासन और सिलसिले और संरचना की भावना से भी। अब आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, असल में ऊर्जाओं का शीर्ष सहस्रार या क्राउन ऊर्जाएं। अब ये सीधे स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ी है, जो आपको स्पिरिचुअल स्तर पर उद्देश्य की भावना भी देती है। ये वह जगह है जहां आप एक उच्च दर्जे, एक उच्च चेतना, एक उच्च स्पिरिचुअल उद्देश्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। और इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को मटीरियलिस्टिक इच्छाओं के निचले स्तर पर जी रहे हैं, सत्ता के पीछे भागना, नफूस के पीछे भागना, सुविधाओं के पीछे भागना, लोगों द्वारा पहचाने जाने के पीछे भागना, लेकिन एक स्पिरिचुअल दर्जे पर पहचान को नहीं देखते, तो पराचेतना या उच्च चेतना आपके पास कभी नहीं आएगी। तो सहस्रार या क्राउन चक्र ऊर्जाएं अधिकतर समय पर्याप्त गरिमापूर्ण नहीं होती, पर्याप्त मजबूत नहीं की जाती, पर्याप्त इस्तेमाल नहीं की जाती, पर्याप्त सशक्त नहीं की जाती, और इसलिए हम स्पिरिचुअल स्तर पर जुड़ नहीं पाते। हम कभी उच्च चेतना से नहीं जुड़ पाते। हम कभी आत्मा के स्तर पर, स्पिरिचुअल स्तर पर एक उच्च उद्देश्य से नहीं जुड़ पाते। हम कभी सबसे उच्च स्पिरिचुअल ऊर्जा, परम प्रभु ऊर्जा से मिलने की कोशिश नहीं करते। आप सार्वभौमिक प्रेम में विश्वास नहीं करते। आप में मजबूत आस्था नहीं है। आप आत्मा से कटे हुए हैं। आप संकीर्ण सोच वाले हैं, और आप केवल नश्वर या अस्तित्व के निचले स्तर से परे देखने में सक्षम नहीं है। बृहस्पति की ऊर्जाएं सहस्रार ऊर्जाओं से जुड़ती है, और इसलिए कुंडली में बृहस्पति की ताकत और गरिमा, कुंडली में बृहस्पति का स्थान अहम है। बृहस्पति का स्थान, बृहस्पति के पहलू आपको ये भी बताएंगे कि जिंदगी के उन क्षेत्रों से स्पिरिचुअल दुनिया कहाँ मजबूती से दिखेगी, जहां आपको सेवा करने की जरूरत है, जहां आपको उद्देश्य की भावना रखने की जरूरत है, जहां आपको बुद्धिमानी से फैसले लेने की जरूरत है, और जहां आपको अपनी सीखने, अपनी उच्च शिक्षा का विस्तार करने में सक्षम होने की जरूरत है। तो जब आप जिंदगी में अनुभवों से गुजरते हैं, अच्छे, बुरे, कैसे भी अनुभव, जब आप उन अनुभवों से सीखना चाहते हैं, आप उन अनुभवों को उच्च शिक्षा के जरिए दिखाना चाहते हैं, और आप उन अनुभवों से और ज्यादा सीखना चाहते हैं, बजाय इसके कि आत्म दया को महत्व दें या बहुत उच्च उपलब्धि के एहसास को महत्व दें, क्योंकि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो आप सहस्रार ऊर्जाओं का, क्राउन ऊर्जाओं का, जो सिर के ऊपर होती है, असली मतलब खो देते हैं। ये सीधे आपके आध्यात्मिकता से जुड़ी है,
आपका उच्च दर्जों के लिए खुला दिमाग होना, और वो आपके अस्तित्व को खोल देता है। वो आपकी पहुंच को सीधे स्पिरिचुअल दुनिया से खोल देता है, सीधे दूसरे दर्जे से जो परम प्रभु से जुड़ा है। और इसलिए बृहस्पति को जीवा भी कहा जाता है, जो जीवन देने वाले स्थानों में सबसे अहम ग्रहों में से एक है, और सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह या ग्रह संस्था है। तो दोस्तों, अपने जीवन में, अपने शरीर में अलग अलग चक्रों को देखें। वो कैसे दिख रहे हैं? आपके जीवन के वो क्षेत्र, आपके शरीर के वो हिस्से कैसे दिख रहे हैं? क्या आपको उन चक्रों में कोई परेशानी है? शरीर के उन हिस्सों में कोई परेशानी है? आपके जीवन के उन क्षेत्रों में कोई परेशानी है जिनसे वो मूल चक्र या मूलाधार चक्र या क्राउन चक्र या मणिपुर चक्र जुड़े हैं? और उसके जरिए आप ये देख पाएंगे कि क्या आप चक्र ऊर्जाओं के प्रवाह को अपने मनोवैज्ञानिक, अपने शारीरिक साधनों से बिगाड़ रहे हैं, या ग्रहों की गरिमा और स्थितियां उसको बदल रही है, या आप अपनी मर्जी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि अहंकार ढो रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त विनम्र नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल दुनिया को स्वीकार नहीं करना चाहते और परम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। तो देखें कि ये कैसे आपस में जुड़े हैं। चक्र का प्रवाह जहां भी है, अगर चक्र के प्रवाह में रुकावट आपके दिमाग में है तो उसे साफ करें। अगर चक्र के प्रवाह में रुकावट आपकी ग्रह स्थिति के कारण है तो उस खास ग्रह और उस खास चक्र की दिशा में कार्य करके ग्रह स्थिति को सुधारें। मिसाल के लिए, अगर सहस्रार ऊर्जा, क्राउन ऊर्जा आपके जीवन में कम है, आध्यात्मिकता गायब है, उच्च परम प्रभु से जुड़ने की जरूरत नहीं है, मटीरियलिज्म के पीछे भागना ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बिगाड़ रहे हैं। मटीरियलिज्म के पीछे भागकर और बृहस्पति को मजबूत नहीं दिखा रहे, उन अनुभवों से सीखना नहीं चाहते, चाहे अच्छे हो या बुरे। उच्च स्पिरिचुअल ऊर्जाओं और उत्थान के लिए उन अनुभवों को हासिल करने का ज्ञान नहीं दिखा रहे, और बुनियादी दर्जे पर रहने के बजाय एक ज्यादा निचले दर्जे पर। तो अगर आपकी उच्च शिक्षा प्रभावित है, आपका ज्ञान प्रभावित है, तो जांच करें, क्या ये आपकी मनोवैज्ञानिक बनावट के कारण है, या आप कोशिश नहीं कर रहे, या आप मटीरियलिस्टिक स्तर पर ही बने रहना चाहते हैं, या जो भी कारण हो कि वो ऊर्जाएं क्यों नहीं दिख रही हैं। जो भी कारण हो, अगर कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट स्तर पर बृहस्पति अच्छी तरह से नहीं रखा गया है, तो और ज्यादा सीखें, अपने दिमाग को और ज्यादा खुला रखें, और ज्यादा बुद्धिमानी भरे फैसले लेने की कोशिश करें, और ज्यादा बुद्धिमान सलाह पर निर्भर रहें। हालांकि अगर आप पाते हैं कि जबकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स काफी मजबूत हैं, लेकिन आप जिंदगी में ज्यादा मटीरियलिस्टिक क्षेत्रों के पीछे भाग रहे हैं और एक ज्यादा मटीरियलिस्टिक दिशा में जा रहे हैं, तो उस स्पिरिचुअल दिशा को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करें, अपनी सीखने की सीमा और दायरा बढ़ाएं, स्पिरिचुअल स्तर पर सर्वोच्च ऊर्जा तक पहुंचें और ज्यादा ध्यान करें, उच्च अस्तित्व पर और ज्यादा ध्यान करें, और उसके जरिए फिर सहस्रार या क्राउन चक्र ऊर्जाओं को बेहतर दिखाने में सक्षम हो। तो दोस्तों, अपने जीवन में झांकिए, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स को देखिए और वो कीजिए। चक्र ऊर्जाओं को सुधारिए और उन ऊर्जाओं को अपने मानसिकता में, अपने आध्यात्मिकता में, अपने शरीर विज्ञान में, अपने मानसिक बनावट में मजबूती से दिखाए और उसके जरिए बेहतर अस्तित्व की जिंदगी जीने में सक्षम हो और उच्च स्पिरिचुअल उत्थान की जरूरत हो। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद करें, ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।